हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JQ24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्रकाश का परावर्तन पिछली वीडियोज में समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो नंबर 5 है, यानी कि पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण जब हम किसी पारदर्शी माध्यम पर डालते हैं, ठीक है, तो वह जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माध्यम है ऊपर वायु, मतलब कि विरल माध्यम ऊपर वायु है। यहां से कोई किरण हमने डाली, ठीक है, ये आपका जो है, जब हमने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण को प्रवेश कराया तो यहां पर देख लीजिए, ये होता है आपका आपतन बिंदु होता है। तो आपतन बिंदु से जो ये किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी प्रकाश की किरण को भेजते हैं तब जो किरण होती है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, अगर कहीं पर भी हम सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण को प्रवेश कराते हैं प्रकाश को, तब वह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है किरण जो है अपनी पथ से क्या है, विचलित हो रही है और अविलंब से दूर हट रही है। तो यहाँ पर देखिए, I बराबर होता है आपतन कोण होता है और R बराबर होता है अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तन होने के बाद जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देख लेते हैं अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक μ1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, μ1, तो μ जो है अपवर्तनांक को μ से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर n या μ दोनों से प्रदर्शित कर सकते हो, या फिर μ या n, इनसे प्रदर्शित किया जाता है अपवर्तनांक को, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितने गुना कम अथवा अधिक है। जो प्रकाश की चाल है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम है या अधिक है, तो ये बताती है। तो यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल B। μ या n से अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिख सकते हो, अपवर्तनांक को μ या n से प्रदर्शित करते हैं। अपेक्षित अपवर्तनांक, एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अपेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है, यानी कि एक की दूसरे के साथ अपेक्षा करता है, उसे हम अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला, इसकी दो कंडीशन होती है। पहला, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। दूसरा होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। पहले 1 के सापेक्ष करते हैं, फिर माध्यम 2 के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन में ओनली 2 माध्यम होते हैं, एक सरल माध्यम, एक विरल माध्यम। हम कह सकते हैं माध्यम 1 माध्यम 2, ठीक है ना। तो यानी कि
माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष की बात की जाए वो आपका आगे रहेगा। जैसे कि आप कहा जा रहा है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो बात हो रही है माध्यम 1 के सापेक्ष की, तो 1 आगे रहेगा। ठीक है, और म्यू और एन, इसमें से आप 1 का प्रयोग कर सकते हो चाहो तो, या फिर म्यू लगाओ या एन लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि म्यू या एन कहो बात अपवर्तनांक की है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 म्यू 2 या फिर 1 एन 2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहां पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी कि जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, जिसके सापेक्ष होगा, जिसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो नीचे आ जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक निकालने को कहा जाएगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 नीचे आ जाएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक और ऊपर पहुंच जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मतलब हुआ माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 का अपवर्तनांक मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो हमने ये देख लिया माध्यम 2 का अपवर्तनांक देख लिया 1 के सापेक्ष। अब हम देखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। देखिए, तो यहाँ पर म्यू और एन, ये तो हम आपको बता चुके हैं, म्यू और एन जो होती है वो अपवर्तनांक के प्रतीक होते हैं। ठीक है, बराबर। अब कहा गया है माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष बात हो रही है यहाँ पर, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक नीचे आएगा और ऊपर कौन सा आएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, क्योंकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो आगे आ जाएगा और जिसका अपवर्तनांक निकालना है पीछे आएगा। चलिए, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, क्योंकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएंगे कि अपेक्षित अपवर्तनांक निकालना है तो हमें निकालने पड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, यानी क्रिटिकल एंगल। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम यानी कि कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से अधिक होता है। जैसा कि ये बात तो हम जानते भी हैं। देखिए, कोई भी किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका जो I ये वाला कोण होता है आपतन कोण, इससे अपवर्तन कोण हमेशा ज़्यादा होता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। जब अविलंब से दूर हटेगी तो R का मान I के मान से ज़्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हो R जो है यहाँ पर बड़ा है I से। ठीक है, हाँ जी। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब ये वाली जो किरण है इसे हम थोड़ा सा और इधर तिरछा कर दें, थोड़ा सा और इधर ले आए तो ये किरण कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर की ली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल 90 डिग्री पहुंच जाएगी। क्या 90 डिग्री पहुंच जाएगी बिल्कुल, ये थोड़ी सी इधर के लिए झुक जाएगी। अब जब ये 90 डिग्री पहुंच जाएगी आपकी अपवर्तित किरण जब 90 डिग्री पे पहुंच जाएगी तो जो आपका ये आपतन कोण था जब 90 डिग्री पर, तो ये बन जाता है आपका क्रांतिक कोण। तब ये आपका क्रांतिक कोण बन जाता है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण कहते हैं C से, इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो ये भी जान लेते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए, यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम को क्रमशः 1 व 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर sin I अपॉन sin R। ठीक है, स्नेल के नियम अनुसार हम इसे देख रहे हैं। तो जब आपतन कोण बराबर होगा आपके अपवर्तन कोण के, तब अपवर्तन कोण आपका जो है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं
माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपॉन साइन 90। साइन सी यानी कि यहाँ पर क्रांतिक कोण आई की जगह पे क्रांतिक कोण बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, जब आपका कोण 90 डिग्री होगा अपवर्तन कोण, तो जो आपतन कोण है वो आपका क्रांतिक कोण बन जाता है, ये जानते हैं ना, अभी हमने बताया था। तो साइन सी अपॉन साइन 90 हो जाएगा, साइन सी का साइन सी रहेगा, साइन 90 का मान होता है 1, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे होंगे। तो हम जानते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यानी कि हम इसे अगर अपॉन में लिखना चाहें तो ये बदल जाते हैं, 2 की जगह पे 1 आ जाता है, 1 की जगह पे 2 पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, चूंकि 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल, हाँ जी हो जाएगा बिल्कुल साइन सी 1 अपॉन, ठीक है, 1n2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, बराबर हो जाएगा साइन सी, बिल्कुल सही है एकदम। अथवा हम लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन साइन सी, अर्थात विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा 1 अपॉन क्रांतिक कोण, ठीक है ना, 1 अपॉन क्रांतिक कोण हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करें तो n बराबर 1 अपॉन साइन सी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, यानी कि इन दोनों में संबंध निकल के आता है कि इनमें क्रांतिक कोण और आपके अपवर्तनांक में। क्रांतिक कोण आप कहोगे कहाँ पर है सर, तो देख लीजिए यहाँ पर सी बना हुआ है, तो ये क्रांतिक कोण होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपवर्तन समझ में आया होगा, अपवर्तनांक समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।